हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th 2021 में पूछे गए हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, उसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और ये जो है स्टूडेंट हिंदी का प्रथम पाली, ठीक है, हिंदी में जो 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग अर्थात प्रथम पाली में, उसमें स्टूडेंट लगभग कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, तो याद रखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ये देखिए स्क्रीन पर, यहाँ देखिए, है ना, 100 ऑब्जेक्टिव टोटल पूछा गया था। कब? तो 2021 के प्रथम पाली में। तो ये 100 के 100 ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को वन शॉट में बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को, ठीक है, 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है अर्थात PYQ जो होगा सभी सब्जेक्ट का, वो मैं लगातार आप लोगों को करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने बाकी के सब्जेक्ट का PYQ, ठीक है, करवा दिया था, वो भी ईयर वाइज, ठीक है, साल साल का जो पूछा जाता है ना, वो मैं करवा दिया हूँ। नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर क्लिक करके देखेंगे। और कहीं पर भी दिक्कत होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमें कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी जो है 2021 में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था ना, उसे हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो बुक है मैं अपने पुराने स्टूडेंट से मांग कर लाया हूँ, इसलिए आप लोग देखेंगे कि हर एक प्रश्न में स्टूडेंट टिक लगा हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, टिक लगा हुआ है तो और अच्छा है, डायरेक्ट हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे और हर एक प्रश्न को तैयारी करते चलेंगे। चलिए, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में कौन है जो कि शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो देखिए, सीवी नहीं है शुद्ध, हिंदू शुद्ध नहीं है, मधुर शुद्ध नहीं है, लेकिन सौहार्द्र, सौहार्द्र शब्द जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक शुद्ध शब्द है और सौहार्द्र इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवाह शब्द है। ये जो विवाह शब्द है ये क्या है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो विवाह शब्द मेरे प्यारे बच्चों ये एक पुल्लिंग शब्द है। मेरे प्यारे बच्चों, विवाह शब्द क्या है? तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ, बताएंगे आप लोग कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल के जो है कि उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ अर्थात प्रेजेंट में ये काम को मैं कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि लंबोदर शब्द कौन समास हो जाएगा? लंबोदर शब्द मेरे प्यारे बच्चों कौन समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। याद रखिएगा कि देवी देवताओं के नाम जो होता है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। देवी देवताओं के नाम मेरे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो महिला का पर्यायवाची शब्द नारी हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि नारी, 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 औरत, ये सभी सभी महिला का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए कि एरी शब्द का विलोम क्या होगा? तो एरी का चोटी हो जाता है, एरी चोटी। एरी चोटी आप लोग नाम भी कई बार मेरे प्यारे बच्चों सुने होंगे, एरी चोटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। आप लोग सुने होंगे कई बार जो कहा जाता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ गया है तुम्हारा। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, आप कह सकते हैं कि अल्क जो है ना इसका, हाँ, अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि लिखावट शब्द है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, लिखावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों लिखावट एक स्त्रीलिंग शब्द है। लिखावट क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। आइए अगला देख लीजिए क्या है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान शब्द का मेरे प्यारे बच्चों जो है कि स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, क्या होगा? तो श्रीमती होगा। श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, ठीक है। श्रीमान का श्रीमती, ठीक है। आप लोग घबराएंगे नहीं और हर एक प्रश्न का सही जवाब देंगे। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है। इसमें शुद्ध शब्द मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो देखिए यहाँ पर प्राणामिक, प्राणामिक जो है ये हम लोग का शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर। यहाँ पर है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ, अर्थात दिनकर जी जो है वो कवि के साथ साथ क्या है? तो वो कवि के साथ साथ एक गद्यकार है। गद्यकार मतलब जानते हैं ना, जो गद्य की रचना करता है उसे हम लोग गद्यकार कहते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश मेरे प्यारे बच्चों जापान को कहा जाता है। ठीक है, उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। अगला है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? मेरे प्यारे बच्चों, वृक्ष की सूखी डाली जो है वो किसकी तरह थी? तो याद रखिएगा, राइफल की तरह थी। भूलेंगे नहीं किसकी तरह थी मेरे प्यारे बच्चों, तो राइफल की तरह थी। आप लोग हर एक प्रश्न का तैयारी करते जाएंगे। ठीक है, हमारे इस चैनल पर स्टूडेंट फ्री क्रैश कोर्स होता है जो कि रोज़ सुबह 8 बजे चलता है, तो आप लोग तैयार रहेंगे और हर एक प्रश्न का तैयारी करते रहेंगे। नेक्स्ट है कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? बताएंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कि कवित्री अनामिका के अनुसार जो चौखट होता है ना, चौखट में क्या नहीं अटता है? तो क मेरे प्यारे बच्चों नहीं अटता है। ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? ठीक है, तो अगहन का महीना जो है ना माँ के लिए क्या बन गया था? तो आराध्य देव बन गया था। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार कमेंट करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ताकि मैं जान सकूंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो को देखते हैं और कौन कौन छात्र मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पप्पाती किस पर लेटी हुई थी? बताइए। तो पप्पाती जो थी मेरे प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ठीक है, ये वर्णिका का प्रश्न है। किस पर लेटी हुई थी स्टूडेंट? तो स्ट्रेचर पर। देखिए, अभी छठ जो है कि आज ही ख़त्म हुआ है। ठीक है, इसीलिए अभी बहुत मेरे गाँव का जो भी बच्चा लोग है ना, अभी तक पटाखा जलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किस से जो है कि महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है? यानी कि ये जो कहानी है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, इसी में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, किसे ऐसा महसूस होने लगा कि आकाश जो है कि आकाश क्या है? तो आकाश अनंत है। तो ऐसा मेरे प्यारे बच्चों सीता को ऐसा प्रतीत होने लगा कि आकाश जो है वो क्या है? तो वो अनंत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जवाब देंगे कि सीता के कितने लड़के थे मेरे प्यारे बच्चों? तो कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सीता के 3 लड़के थे। और हर बार स्टूडेंट आप लोग सही प्रश्न का जो है कि सही जवाब देकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में पढ़ने के बाद भी कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करना है। प्रश्न अगला है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, तुलनात्मक व्याकरण जो है ना काल्डवेल की रचना है। ठीक है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो काल्डवेल की रचना है। ठीक है, काल्डवेल की रचना है। अगला है कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। स्टूडेंट, मैंने लाइव क्लास में आप लोगों को बताया था कि प फ ब भ म का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। ठीक है, और दंत का क्या है? क ये त थ द ध। ठीक है, त थ द ध न होता है ना, उसका उच्चारण दंत होता है। ठीक है, चलिए इसका कंठ तालु, तालु से किसका उच्चारण होता है? तो चो छो जो का। ठीक है, इसका टोठो डोढो मुझन तो न का उच्चारण मूर्धास होता है। तो मैंने चारों बता दिया, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो 20 प्रश्न को देखिए हम लोगों ने स्टूडेंट समाप्त कर लिया, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ताकि हर एक प्रश्न का जो है कि आप लोग तैयारी स्टूडेंट कर पाएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट सब्सक्राइब किए हैं वो क्या कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो आप लोगों को जो कि रोज़ देखने को मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का जो है कि पूछा हुआ प्रश्न PYQ। ठीक है, जिसे शिक्षकगण जो है कि पेड जो कोर्स होता है ना, पेड कोर्स में करवाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री दे रहा हूँ। ठीक है, इसी का यही सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी का अगर आप लोगों से चार्ज लेने लगे तो आप लोग कहिएगा कि हाँ वाह पैसा लेके पढ़ाता है, इसका मतलब अच्छा पढ़ाता होगा। लेकिन फ्री में पढ़ाते हैं तो बच्चों लोग को लगेगा कि हाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे शिक्षकगण यही कोर्स जो है ना, यानी कि PYQ सोल्व करके जो है कि बताते हैं और उनका चार्ज लेते हैं। तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो ये एक अमरकांत जी की रचना है। देखिए यहाँ पर है ना, अमरकांत जी की रचना है। आप लोग तैयारी करते चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ देखिए कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर मेरे प्यारे बच्चों लेखक का साला आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का साला। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ठीक है, बता सकते हैं कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो ऊंच गांव सानी था। मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम था? ऊंच गांव सानी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखिए क्या है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे मेरे प्यारे बच्चों, वो लखनऊ घराने के क्या थे? तो लखनऊ घराने के मेरे प्यारे बच्चों ये वंशज थे। कौन? तो पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखिए कि भौतिकवाद
भौतिकवाद का अर्थ, ठीक है, भाग्यवाद नहीं मेरे प्यारे बच्चों, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। किस निबंध की पंक्ति है ये जो है ना, किस निबंध की पंक्ति है, तो परंपरा का मूल्यांकन का ये पंक्ति है। ठीक है, कई बार क्या होता है आप लोगों को पंक्ति दे देगा, पूछेगा कि ये पंक्ति कहाँ का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ देखिए कि बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का मेरे प्यारे बच्चों संबंध किससे है? ठीक है, तो याद रखिएगा तबला वादन से नहीं, ठीक है, संतूर वादन से नहीं, बांसुरी वादन से नहीं। आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। आप लोग जरूर इसका जवाब दे पाएंगे स्टूडेंट, आप लोगों से आशा है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इजी प्रश्न है। ठीक है, यार पिछले वाले PYQ में मैंने आप लोगों को कराया भी था। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में निश्चित, ठीक है, निश्चय, निम्नलिखित में निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? तो निश्चय का अनिश्चय। यहाँ देखिए ना ऑप्शन नंबर C, निश्चय का क्या हो जाएगा? तो निश्चय का मेरे प्यारे बच्चों अनिश्चय हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है कि वास्तविक शब्द का प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो वास्तविक, इक, ठीक है, इक प्रत्यय यहाँ पर है। ठीक है, चलिए समास वाले क्लास में मैंने आपको बताया था। चलिए अगला है कि रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रुचिकर, रुचि शब्द का विशेषण मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर हो जाएगा। आप लोग हर एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझ लेंगे, तैयारी कर लेंगे, ताकि आप लोग का एक भी मार्क्स एग्जाम में नहीं कटे। नेक्स्ट है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय का महाशया कहते हैं ना, महाशया बैठिए, तो महाशय का महाशया हो जाएगा, ना कि महाशयी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट, कि कैसा लग रहा है। और आप ये भी जो है कि स्टूडेंट करेंगे कि जो भी वीडियो सब है, जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सके। अगला प्रश्न है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुह प्लस गंध, दुह प्लस गंध जो है ये दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद होगा। अगला है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क, ख, ग, घ, अंग, ये पांचों का उच्चारण कंठ से होता है, इसीलिए हम लोग कंठ से जाएंगे। नेक्स्ट है कि लोहा शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, लोहा शब्द पुल्लिंग है। लोहा शब्द क्या है? तो लोहा एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसी तरह से हम लोग अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो कलम जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कलम बोले तो सभी कलम आ जाएगा। ठीक है, चाहे लाल, ब्लू, काला, कोई हो, सब आ जाएगा, इसीलिए कलम हम लोग का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तियों का अर्थ क्या होता है? कहते हैं कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। इस लोकोक्ति का जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा काम न जानने पर बहाना करना। होता है ना, जब हम लोग काम ही नहीं जानते हैं और क्या कहते हैं कि है जो है कि ये जो है कि आंगने टेढ़ा है, यानी कि जो व्यक्ति को डांस नहीं आएगा ना, वो क्या कहेगा? इसका अर्थ हुआ देखिए, नाच न जाने, यानी कि नाच नहीं जानने पर दोष दूसरे को दे रहा है कि आंगने टेढ़ा है, इसीलिए जो है कि डांस नहीं हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि तुमको नाचे नहीं आ रहा है। वही इसका अर्थ होता है। ठीक है, नाच न जाने का आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है कि काम न जानने, यानी जब आप काम को नहीं जानेगा तो बहाना मार दीजिएगा कोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गुण शब्द का विलोम होगा। गुण शब्द का विलोम उल्टा क्या होगा? गुण का दोष होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुण का क्या होगा? दोष। अगला है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? तो प्रत्येक जो शब्द है ये हम लोग का एक अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे में एक अव्यय है, इसीलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम खाता होगा कौन काल है मेरे प्यारे बच्चों? तो राम खाता होगा। ठीक है, खाता होगा, पहले तो ये चल गया किस में? देखिए, राम खाता होगा, खाता होगा। ठीक है, बताइए भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है, भविष्य काल, या फिर सामान्य भूतकाल। तो देखिए खाएगा नहीं, ये खाता होगा। ठीक है, इसलिए ये जो है कि संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बता दूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तब आपको नोटिफिकेशन गिर जाएगा। तो ठीक है, ग्रामर चलता है रोज़ सुबह 8 बजे, तो उसमें मैं बता दूंगा। प्रश्न है कि सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सभा समूहवाचक संज्ञा है, जो मैंने क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स के अंतर करा रखा है। अगला है कि आग शब्द है, तो आग एक हम लोग का तद्भव शब्द हो जाएगा। आग क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? जो मगम्मा थी मेरे प्यारे बच्चों, वो मिठाई किसके लिए लेके जा रही थी? जवाब दे सकते हैं। तो मगम्मा जो है वो मिठाई मेरे प्यारे बच्चों पोते के लिए लेके जा रही थी। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोते के लिए। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को
बाढ़ या, ठीक है, किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से, ठीक है, बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को मेरे प्यारे बच्चों बाढ़ एवं सूखा से क्या दिखाया गया है? बाढ़ एवं सूखा से तो प्रभावित दिखाया गया है, ठीक है। वही यहाँ पर है कि डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? चलिए, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, दिखाया गया है, तो उड़ीसा को दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, 43 का जवाब इस प्रकार से कि पहले दिन पप्पाती को क्या था? तो पहले दिन पप्पाती को मेरे प्यारे बच्चों बुखार था, ठीक है। पहले दिन पप्पाती को क्या था? तो बुखार था, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने 41 नहीं बल्कि 43 प्रश्न को समाप्त कर लिए। अब कितना प्रश्न बचा हुआ है? चलिए, जो भी बचा हुआ है जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से आप लोगों की स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए, दिख रहा है अच्छा से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे कि डहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ है? टीले के नीचे। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जब खुद से एक बार सोचेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि यार सर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न का तैयारी कर लेंगे, ठीक है। ज़रूर फंसेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये जो है कि माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये जो है कि माहवारी देने का, जो है कि माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। किसके बेटे? तो सीता के बेटे। अगला है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? तो ये एक सरल वाक्य, पूरा सिंपल है, ठीक है, कि अच्छे लड़के क्या होते हैं? तो परिश्रमी होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो ये आप लोग खुद जवाब दे देंगे अगर प्रश्न ये कहानी पढ़े होंगे तब, ठीक है। कुएं में डालने के लिए, कितना इजी प्रश्न है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ देखिए कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से ली गई है? तो इन दोनों कविता संग्रह से लिया गया है। चलिए, अगला है यहाँ पर कि नदी के दीप किस कवि की रचना है? तो नदी के दीप किस कवि की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे का है, ठीक है। इसका है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब देते चलेंगे कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, ठीक है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो ये जनतंत्र का जन्म, ठीक है, जनतंत्र का जन्म कविता की मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो ये पंक्ति है। समझ में आ गया? चलिए आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार से है कि सुजान सागर किसकी रचना है? तो ये घनानंद की रचना है। सुजान सागर किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? घनानंद की रचना है, ठीक है। अगला है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, छंद के जो है कि छंद के रचनाकार कौन है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है? तो घनानंद जी है मेरे प्यारे बच्चों। कौन है? घनानंद जी, ठीक है। अगला है कि प्रेमघन किस युग के जो है कि प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो भारतेंदु युग के ये प्रमुख कवि थे। कौन? तो प्रेमघन मेरे प्यारे बच्चों किस युग के कवि थे? तो प्रेमघन युग के प्रमुख कवि थे। कौन? तो प्रेमघन, ठीक है। हर एक प्रश्न का तैयारी कर लीजिए, आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग 100 में 100 प्रश्न का तैयारी कीजिए। अगर आप लोग पूरा पूछा हुआ प्रश्न का ही तैयारी कर लेते हैं ना तो आपको लगभग 500 से 600 ऑब्जेक्टिव केवल याद हो जाएगा, जहाँ से आप लोगों को 50 तो जरूर फंसिए जाएगा, ठीक है बाबू। और एग्ज़ाम में आपको 50 प्रश्न तो बनाना है। चलिए जब 50 का जो है कि आप पूरा क्वेश्चन बैंक का तैयारी कर लेंगे तो इतना तो आपको नॉलेज हो ही जाएगा कि आप लोग गलत प्रश्न में टिक कभी नहीं मारेंगे। नेक्स्ट है यहाँ देखिए कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी जिसे हम लोग प्रेमघन कहते हैं, तो इसी की रचना है जीर्ण जनपद। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता संकलित है प्रेमघन सर्वस्व से। स्वदेशी कविता मेरे प्यारे बच्चों यहाँ है ना, प्रेमघन सर्वस्व से क्या है? तो ये स्वदेशी कविता संकलित है। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं, जो कि यहाँ पर है कि सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म मेरे प्यारे बच्चों 1900 ईस्वी में हुआ था। खेत शब्द है, तो खेत शब्द हम लोग का क्या है? तद्भव है। खेत शब्द क्या है? तो खेत शब्द तद्भव है, ठीक है। अगला है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, ठीक है। बताइए कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो वो सत्याग्रह है, ठीक है। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे
पूज्य बापूजी करते थे सत्याग्रह, ठीक है, सत्य के लिए वो हमेशा आग्रह करते थे। वह छत से गिर पड़ा, मेरे प्यारे बच्चों, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कविता का उदाहरण है? तो अपादान कारक का, क्योंकि अलग होने के लिए हम लोग अपादान का प्रयोग करते हैं। तो छत से गिर गया तो अलग हो गया ना, तो अपादान कारक हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क ख ग, घ अंग, इसका उच्चारण कंठ होता है, तो कंठ हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न इस प्रकार से आप लोगों का कि तुम क्या खा रहे हो में ये जो है ना, क्या कौन सा सर्वनाम है? तो ये प्रश्न कर रहा है ना कि क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, व्हाट, तो प्रश्न कर रहा है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। 62 का है कि चोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो चोर का साधु कहते हैं ना, चोर साधु, ठीक है, चोर को कहते हैं ना हम लोग, जो चोर रहता है पकड़ा जाने पर हम लोग क्या बोलते हैं? ज़्यादा साधु मत बनो, जहाँ जहाँ चोरी किए हो सब बताओ, हर साथ चोर का उल्टा साधु। उल्टा शब्द को हम लोग विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये एक संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ठीक है, संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का होगा समजोरगम, समजोरगम इज इक्वल टू संगम, ठीक है। चलिए बाबू 64 तक हम लोगों ने देख लिया। 65 का जवाब देंगे आप लोग इस प्रकार से कि भीम में, मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में, भीम पन है, इसको देखिए, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य का अगर बात करें तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये जो वाक्य हम लोग का पूरा शुद्ध है। तो स्टूडेंट बातों ही बातों में हम लोगों ने कितना प्रश्न समाप्त कर लिया? तो 65 प्रश्न को समाप्त कर लिया। जल्दी जल्दी आप लोग स्टूडेंट शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को, और एक बार लाल हार्ट को मेरे प्यारे बच्चों ज़रूर आप लोग हमें कमेंट करके भेजेंगे। हालाँकि यहाँ काला हार्ट बन गया, लेकिन आप लोग लाल हार्ट को कमेंट करके भेजेंगे, ठीक है। चलिए आइए, विजय सनी मेरा शुभ नाम हुआ। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 66 नंबर का होने वाला है। टोटल कितना देखेंगे बाबू? तो मैंने आपको कहा दिया था कि बाबू टोटल मैं आप लोगों को 50 नहीं बल्कि 100 प्रश्न बताने वाला हूं, क्योंकि 2021 में 100 प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, जिसमें सभी छात्रगण को मात्र 50 का ही जवाब देना था। अगला प्रश्न है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा मेरे प्यारे बच्चों दही बेचती थी। ये कौन नहीं जानता है, हर साल पूछने वाला प्रश्न है कि मगम्मा दही बेचती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो अवलूर के पास किसी गांव की, अवलूर गांव में की रहने वाली थी, ठीक है। आप लोग इसी तरह से इसमें टिक लगाएंगे कि अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी मगम्मा, ठीक है। अगला है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है। अगला है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो सावरदैया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सावरदैया जो है कि क्या है? तो धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार है। अब है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कई बार क्या होता है, लेखक के जन्म, मृत्यु एवं उनके माता पिता का नाम पूछा जाता है। अगला है कि आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रसाल जो है ये मेरे प्यारे बच्चों आम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन शुद्ध है? जो है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द कौन है? तो अंधिकार, अंधिकार जो है पे ये क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला है कि आमरम शब्द में उपसर्ग है, आमरम शब्द में उपसर्ग है, जो उपसर्ग यानी क्या, जो शब्द के आगे लगता है। तो आज जो है ये हम लोग का उपसर्ग हो जाएगा आमरण, ठीक है। आमरण शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो आम हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 74 नंबर का कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को, ठीक है स्टूडेंट, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए 75 का है, जो कि इस प्रकार से है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। खोखा को क्या बनाने जा रहा हूँ? इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? यह कथन मेरे प्यारे बच्चों किसका है? तो सेन साहब का है, ठीक है। यह कथन किसका है मेरे प्यारे बच्चों? तो सेन साहब का ये कथन है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि हितोपदेश का जर्मन शब्द में अनुवाद किसने जो है कि प्रकाशित किया? किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मूलर ने प्रकाशित करवाया। मेरे प्यारे बच्चों हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद पूछा है कि किसने करवाया? तो मैक्स मूलर ने करवाया था। आइए अगला है कि नृवंश
विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का जो संबंध है वो मानव विज्ञान से है। किस विज्ञान से मेरे प्यारे बच्चों? मानव विज्ञान से। देख रहे हैं ना, डायरेक्ट मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ के वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑप्शन पढ़ के करें तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, टू द पॉइंट, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर जो है कि पढ़ाई करते हैं और जो है कि जो सही आंसर है उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी कि किस देश के जो लोग हैं वो बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। तो गोंड देश के जो लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो बड़े बड़े नाखून को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकर मूले जी की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? गुणाकर मूले जी की। अगला है कि नेवारी, ठीक है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में नेवारी भाषाएं लिखी जाती है। किस भाषा में? नेवारी भाषा में। अगला है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बेरोजगारी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो ये एक कहानी है, ठीक है। याद रखिएगा कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो कहानी हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग 83 नंबर, नहीं दिख रहा था क्या? चलिए देख लीजिए कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो वह कहानी है। चलिए समझ में आ गया। आइए 83 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग स्टूडेंट कि किस गवर्नर, मेरे प्यारे बच्चों, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? बताएंगे कि किस गवर्नर जनरल के समय, कौन से गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के जो है कि वारेन हेस्टिंग जब क्या थे, गवर्नर जनरल थे ना, तब 172 दारिश नामक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि कितने जो है कि स्टूडेंट जो है कि कितने सोने से भरा सिक्का मिला था? तो 172, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 84 का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मतलब क्या? जो पुराने सब समान होता है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। चलिए समझ में आ गया। अगला है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक सामाजिक कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी मेरे प्यारे बच्चों? तो सामाजिक कहानी है, समाज पर आधारित कहानी है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। जो मेरा धर्म है वो कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति का है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों? मेरा धर्म जो है ना, कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ की है। अगला देख लेते हैं क्या है कि लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर आए थे? जो लेखक अभिनयों थे मेरे प्यारे बच्चों, लेखक जो थे ना वो अभिनयों क्या लेकर आए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप लेके आए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, आप माने या ना माने, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं कि ये सभी प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इससे अपना लेवल भी निकाल सकते हैं कि आप किस लेवल में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन प्रश्न का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को उतना हाई फाई प्रश्न का तैयारी नहीं करना है। देखिए किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, पूरा सिंपल साधारण, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट लोग इसमें भी गलत कर देते हैं कई बार। चलिए जवाब देंगे कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना किसी भी व्यक्ति को स्टूडेंट क्या नहीं मिलता? ठीक है, तो मुक्ति नहीं मिलता है। चलिए इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी प्रश्नों को समाप्त कर लिया। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र 2 मिनट के अंदर अब हम लोग का वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट बच जाएगा उसका मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को करा दूँगा, ठीक है। चलिए हालांकि लगभग सब्जेक्ट का मैंने PYQ करवा दिया है, अब कुछ और बचा हुआ है, जैसे कि SST बचा हुआ है तो उसका भी करवाइए देंगे, ठीक है। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो रस खान जी थे, ठीक है। कौन जी थे? तो रस खान जी। अगला है कि घनानंद किस भाषा के कवि है? तो व्रज भाषा के कवि है। कौन? तो घनानंद। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो व्रज भाषा के कवि हैं। अगला है कि भानुमति का पिटारा, मेरे प्यारे बच्चों भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ है कि अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अनावश्यक वस्तुओं का क्या करना? भंडार करना, ठीक है। यही होता है
भानुमति का पिटारा का अर्थ, भानुमति का पिटारा कहते हैं अरे घर में तुम लोग जो है ना भानुमति का पिटारा कर लिए हो, यानी कि अनावश्यक वस्तु का भंडार कर रहे हो, जो चीज़ ज़रूरी है ही नहीं उसे जमा कर रहे हो, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, भानुमति का पिटारा जमा कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है स्टूडेंट कि अज्ञान शब्द मेरे प्यारे बच्चों, अज्ञान शब्द कौन समास है, तो ये एक नए समास है। अज्ञान शब्द कौन सा समास है, तो नए समास है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को कि अज्ञान शब्द क्या है, ये एक नए समास है। अगला कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो बुढ़ापा जो है ये हम लोग का भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बुढ़ापा को हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते कि ये इसके अंदर बुढ़ापा है। आप कहेंगे सर हम तो बूढ़ा को देख पाते, अरे आप बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं ना, कि जो है कि ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है ना, यानी कि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। आप बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं ना कि बुढ़ापा को। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का, यहाँ देखिए कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो ठीक है, बहादुर शीर्षक कहानी की जो निर्मला थी वो कौन थी, तो लेखक की पत्नी ही थी मेरे प्यारे बच्चों। क्या थी, लेखक की पत्नी। आप जवाब देंगे कि बहादुर कौन सा कलर का टोपी पहनता था। देखते हैं कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कितने मेरे छात्रगण दे पाते हैं। अगला है यहाँ देखिए कि आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। देखते हैं ना, रचना भी पूछता है, रचना पूछ लेगा, इसीलिए आप लोग अगर हिंदी में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो मन लगा के तैयारी करते रहेंगे। प्रश्न है कि किनके जन्म दिवस को, मेरे प्यारे बच्चों, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो गांधी जी का जो जन्म दिवस है ना 2 अक्टूबर को, उसी दिन हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा, अर्थात पंजाबी भाषा बोलते हैं ना, तो पंजाबी गुरु जी जो है कि ये गुरु नानक पंजाबी थे, तो गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे थे, तो हिंदी भाषा में क्या लिखा था, तो कविता लिखा था। तो कौन, तो वही है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएँ लिखी थी, तो हिंदी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि संप्रदायक, ठीक है, संप्रदाय मुक्त, ठीक है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है, बताएंगे कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है, तो रसखान है। ठीक है, संप्रदाय मुक्त, संप्रदाय हिंदू मुस्लिम ये नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि रसखान तो एक मुस्लिम थे, फिर भी वो हमारे कृष्ण जी का भक्ति करते थे, इसीलिए उसे संप्रदाय मुक्त जो है कि कृष्ण भक्त कवि कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने, ठीक है, 98 प्रश्नों को समाप्त कर लिया, और 2 प्रश्न है जो कि इस प्रकार से जल्दी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि रसखान का रचना काल है जहांगीर के शासनकाल। जहांगीर के शासनकाल जब था ना स्टूडेंट, ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में ही क्या था, तो रसखान जो है कि अपने रचनाओं को लिखते थे। ठीक है, और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का हम लोगों का देखिए, इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न देखिए क्या है कि वियोग में सच्चा प्रेम को वेदना सहता है। ठीक है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का जो है कि चित्रण किया है, तो घनानंद जी ने किया है। कौन किया है, घनानंद जी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने 100 VVI और पूछा हुआ हिंदी का ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए। अगर ये वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा होगा स्टूडेंट, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने 2021 के प्रथम पाली के प्रश्न को समाप्त किया। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2021 में जो द्वितीय पाली का प्रश्न है वो भी यहाँ पर है, तो इसे मैं आप लोगों को अगले वीडियो में करा दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है आप जान ही रहे हैं। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, रोज़ सुबह 8 बजे लाइव में जरूर जुड़िएगा।